15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत 200 सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब 200 सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान ने खुली हवा में सांस ली। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के बाद भी उतनी मीठी नहीं थी जितना हम सोचते हैं। उस दिन देश दो टुकड़े में बट रही थी, लाखों लोग अपने घर छोड़ रहे थे। जिसने हमें आज़ादी दिलाई वो जश्न नहीं बल्कि कलकत्ता में दंगल कुआने में लगे हुए थे। बात शुरू होता है 1600 ईस्वी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आई थी, मसाले, कपड़े, नील, इन सभी चीजों का व्यापार करने के लिए आई थी। उस वक्त भारत दुनिया का सबसे अमीर अर्थव्यवस्था हुआ करता था। दुनिया की कुल आबादी का 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब 200 सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान ने खुली हवा में सांस ली थी। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी की सुबह भी उतनी मीठी नहीं थी जितना हम सोचते हैं। उस दिन देश दो टुकड़े में बट रहे थे, लाखों लोग अपने घर छोड़ रहे थे और जिस आदमी ने लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ी वो उस दिन दिल्ली में जश्न नहीं बल्कि कलकत्ता में दंगल कुआने में लगे हुए थे। बात शुरू होता है 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी भारत, जैसे मसाले, कपड़ा, नील, इन सभी चीज़ों का व्यापार करने के लिए आई थी। उसी वक्त भारत दुनिया का सबसे अमीर अर्थव्यवस्था में से एक हुआ करता था। दुनिया की कुल आमदनी का करीब 25% हिस्सा अकेले भारत से आता था। लेकिन मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने के कारण छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ने लगी थी। कंपनी ने इसी का फायदा उठाया। उसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उनके ही सेनापति मीर जाफर द्वारा धोखे से हरा दिया गया। इस एक लड़ाई ने कंपनी को बंगाल जैसे अमीर सूबे पर कब्जा दिला दिया। इसके बाद तो जैसे ही दरवाजे ही खुल गए, एक के बाद एक करके रियासत कंपनी के अधीन आती गई, कभी लड़ाई करके, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जैसे चालबाज नीतियों से, जिसमें बिना बारिश वाले राज्यों की रियासत सीधे कंपनी में मिल जाती थी। इसके बाद 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसके बाद 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसमें मंगल पांडे ने बगावत की। इसके बाद 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसमें मंगल पांडे ने बगावत की, चिंगारी जलाई। रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। बहादुर शाह जफर बगावत के प्रतीक बने। ये विद्रोह कुचल तो गया, लेकिन इसे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। इसके बाद कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश क्राउन भारत के बागडोर संभाली। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआत में बस एक डिबेटिंग क्लब जैसे मंच था, जहां पढ़े लिखे भारतीय अंग्रेजी सरकार से अपनी मांग रखते थे। लेकिन धीरे धीरे यह मंच आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की। बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें विदेशी सामान को बहिष्कार किया गया और भारतीय सामान को अपनाने का मुहिम चलाया गया। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वहां उन्होंने रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह किया था और भारत में उन्होंने इसी हथियार को अपना नया रूप दिया। गांधी जी का पहला प्रयोग था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में बिहार में हुआ था, जहां उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों की हक की लड़ाई लड़ी थी। यही गांधी जी के बापू बनने का राह चल पड़ा।
यहीं से गांधी जी के बापू बनने का राह चल पड़ा। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का दिन था जब अमृतसर में निहत्थे लोगों पर 1909 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये बैसाखी का दिन था जब अमृतसर में निहत्थे लोग ये 1919 में जालियांवाला 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये बैसाखी का दिन था जब अमृतसर में निहत्थे लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसके बाद 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला। इसमें गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालतें, नौकरियां, उपाधियां छोड़नी शुरू की। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई। लेकिन चौरी चौरा हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने खुद इस आंदोलन से वापस ले ली। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला। इसमें गांधी जी के आह्वान पर लोग अंग्रेजी स्कूल, अदालतें, नौकरियां और उपाधियां छोड़नी शुरू कर दी थी। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई। लेकिन चौरी चौरा में हिंसा भड़कने पर गांधी जी ने खुद को आंदोलन से वापस ले लिया। 1930 में डांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने 24 दिन में 1930 में डांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह हुआ। इसमें गांधी जी ने 24 दिन में 240 मील पैदल यात्रा की और समंदर के किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये प्रतीकात्मक विरोध था, पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। अमेरिकी अखबारों ने भी इसका कवर किया। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसके बाद पूरे देश में एक साथ खरा उठ हुआ। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। पूरे देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। लेकिन लड़ाई सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन क्रांतिकारियों ने अलग रास्ता चुना। भगत सिंह को सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी हुई, लेकिन उसका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी गूंजता है। चंद्रशेखर आजाद ने कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा गिरफ्तारी न होने की कसम खाई थी और आखिरकार उन्होंने निभाया भी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर जापान की मदद से आजाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि आजादी का एक रास्ता नहीं थी, बल्कि अहिंसा और क्रांति दोनों रास्ते से होकर आई थी। अब उस पल पर जिसकी बात अब आते हैं उस पल पर जिसकी बात हम शुरुआत में की थी। अब आते हैं उस पल पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे। जब दुनिया सो रही थी, तब भारत जागकर आजादी के जीवन की तरह कदम बढ़ा रहा था। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन यही वो पल था जब भारत का बंटवारा भी हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन प्लान के तहत धर्म के आधार पर भारत को 2 टुकड़ों में बांटने की घोषणा की थी।
भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा खींचने का काम एक अंग्रेजी वकील सिडिल रैडक्लिफ को सौंपा गया था, जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं था और उसे सिर्फ कुछ हफ्ते में ही फैसला लेना जिसने भारत देखा तक नहीं था उसने कुछ हफ्तों में भारत जिसने कभी भारत देखा तक नहीं था उसने सिर्फ कुछ हफ्तों में ही फैसला ले लिया था। जिसने कभी भारत देखा तक नहीं था उसने कुछ हफ्तों में फैसला तक ले लिया था। नतीजा निकलता है कि इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हुआ। 1.5 करोड़ लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें छोड़कर सीमा पार कर रहे थे। ट्रेन में भरकर लोग सफर कर रहे थे और कई ट्रेन सिर्फ लाशों के साथ अपनी मंजिल तक पहुंची। लाखों लोग की जान गई, हजारों औरतों के साथ अत्याचार हुआ। गांधी जी जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी वो 15 अगस्त को दिल्ली में जश्न मनाने के बजाय कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे रुकवाने में जुटे हुए थे। आज़ादी मिलना एक बड़ी बात थी, टूटे बिखरे देश को खड़ा करना बिल्कुल अलग चुनौती थी। रियासतों का एकीकरण हुआ। आज़ादी के वक्त भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। आज़ादी के बाद भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। हर एक राज्य अपने राजा के अधीन थे, जिसमें सरदार जी आज़ादी के बाद भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। हर एक राज्य अपने राजा के अधीन था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कूटनीति और दृढ़ता से लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। यही वजह है कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे रियासतों को भी सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे रियासतों को तो सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में संविधान सभा में लगभग 3 साल के मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। ये दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में से एक है। इसमें हर नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। इसी को ठीक करने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। बड़े बांध और स्टील प्लांट लगाए गए, जिसमें भारत के अनाज जिन्हें नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई, जिसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965-71 में भारत पाकिस्तान युद्ध। 1975 में इमरजेंसी। भारत ने कई कठिनाई दौर देखे, लेकिन हर बार लोकतंत्र मजबूत होकर उभरा। 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण अपनाया, लाइसेंस राज खत्म हुआ, बाजार दुनिया के लिए खुल गया और इसी समय भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण अपनाया, लाइसेंस राज खत्म हुआ, बाजार दुनिया के लिए खुला और इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचा। ऐसे करने वाले भारत दुनिया का पहला देश बना। यूपीआई डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत आज दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है, लेकिन इस सफर में चुनौतियां भी हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य में असमानताएं। आज़ादी के 78 साल बाद भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हर नागरिक तक इस तरक्की का फायदा पहुंचा है। तो आखिर में सवाल यही आता है कि 2026 में बैठकर हमारे लिए आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, इसका मतलब है कि अपनी बात खुलकर रखना आज़ादी है, अपना धर्म चुनने की आज़ादी, देश में कहीं भी जाकर बसने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, वोट डालकर सरकार चुनने की आज़ादी, जिसके लिए हजारों लाखों लोग ने अपनी जान दे दी, अपना परिवार खोया। तो हम सब हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उन सभी बलिदानों को याद करने की एक सुनहरा मौका है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।